हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पाइथन के क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। वो फॉलोइंग टॉपिक्स हैं हमारे पाइथन की ओरिजिन। हम बात करेंगे कि पाइथन की शुरुआत कैसे हुई, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, और एक वीएस कोड जो कि हमारा एक कोड एडिटर है उसको कैसे सेटअप करना है, बेसिक कोड ऑफ पाइथन क्या होता है, कैसे हम बॉयलर प्लेट को सेटअप करते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं और लूप्स क्या हैं। तो अगर बात करी जाए पाइथन के ओरिजिन की, तो पाइथन की जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हुई थी लेट 1980s में। 1980s में गुइडो वन रॉसम नाम के एक व्यक्ति थे जो कि डच इंजीनियर थे। उन्होंने पाइथन को बनाने की सोची, और ये बनाने का आइडिया उनको आया सी और सी प्लस प्लस में कुछ कमियों को देख के। अब सी और सी प्लस प्लस में जो कमियां थी, सबसे बड़ी कमी इन दोनों की ये थी कि ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस थी। मतलब इसमें डायनामिक टाइपिंग का कोई वो नहीं था, कोई बेसिकली सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड थी। पूरा का पूरा कोड एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता था और फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होकर लिंकर लोडर की मदद से चला दी जाती थी। जबकि जो हमारा पाइथन था, पाइथन की शुरुआत स्टार्टिंग से ही शुरू हुई इंटरप्रेटर से। तो क्योंकि ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज था, तो हुआ क्या कि इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान था। ऑल्सो जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं उसमें रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है वो ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जाता है, और रन टाइम एरर्स भी जो होते हैं, जो हमारे रन टाइम एरर्स होते हैं वो कम आते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो कंपाइलर बेस्ड एरर से थोड़ा सा कम आते हैं। तो इसीलिए पाइथन की शुरुआत की गई, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी और स्टैटिक के बजाय ये पूरी की पूरी डायनामिक थी। देखिए, आप अगर कहीं भी पाइथन पढ़ रहे हैं तो एक बात आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि पाइथन में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके लिए हमारे पास पाइथन में मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है numpy, लेकिन पाइथन में जो एरे का कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता। एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता पाइथन में। सो बात क्या हुई कि इन्होंने पूरी की पूरी लैंग्वेज को बना दिया डायनेमिक। अब अगर बात करी जाए इसकी हिस्ट्री की और नेमिंग कन्वेंशन की, तो 1980s में इसका डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि गुइडो वन रॉसन थे उनके द्वारा शुरू किया गया, और 1991 में इसका सबसे पहला वर्जन जो कि वर्जन था 0.9.0 वो रिलीज किया गया। इसका फर्स्ट रिलीज था, इसका फर्स्ट रिलीज 0.9.0 1991 को किया गया। और एक और चीज जो कि फन फैक्ट है पाइथन के लिए, एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जिसको आप बीबीसी के नाम से जानते हैं, बेसिकली इसका पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग होता है, इस पे एक शो आता था जिसका नाम था मोंटीज पाइथन। इसका नाम था मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसी का पाइथन वर्ड उन्होंने उठाया और इस लैंग्वेज का नेम रख दिया पाइथन। तो यहां से शुरू हुआ हमारा पाइथन, और फिर 1991 के बाद पाइथन ने हिस्ट्री में क्या किया ये आप सभी को पता है। तो जैसा कि हमने बात किया पाइथन के हिस्ट्री के बारे में, अब जरा जानते हैं कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली इंस्टॉलेशन सेटअप को। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन व्यक्ति से मिलवाना चाहूंगा, इस शख्सियत से, इस पर्सन से, गुइडो वन रॉसम। आप इनको देख सकते हैं, आप चाहें तो इनके बारे में विकिपीडिया पेज पे भी जाके पढ़ सकते हैं ऑल्सो। तो अगर हम बात करें पाइथन के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो देखिए इंस्टॉलेशन के लिए हमें करना क्या होता है, हमें जाना है python.org वेबसाइट पे। एक वेबसाइट है जो कि पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट है, बेसिकली पाइथन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। हमको जाना है python.org वेबसाइट पे, और हमको अपने कंप्यूटर के लिए, हम जिस भी मशीन को यूज कर रहे हैं, वो वेदर हमारे लिनक्स हो, मैक हो या फिर विंडोज हो, हम तीनों के लिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहां से डाउनलोड कर रहे होंगे और इंस्टॉल कर रहे होंगे। आइए देखते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस को कैसे करना है। इसके लिए हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ। फायरफॉक्स हम जब ओपन करेंगे हम इस पे टाइप करेंगे पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद हमारे सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी python.org, और इस पे हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जब हम डाउनलोड्स में जाएंगे तो हमारे लिए अलग अलग वर्जन्स जो कि हमारे सारे के सारे मशीन्स के लिए हैं, वो हमको यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। ऑल्दो अगर हम सीधा सीधा डाउनलोडिंग प्रोसेस चाहते हैं तो हम सीधा सीधा इस पे क्लिक कर रहे होंगे,
ये हमारे पाइथन के इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड कर देगा। हमने ऑलरेडी अपने मशीन में डाउनलोड किया हुआ है। साथ ही साथ हम बात करेंगे VS कोड कोड एडिटर के बारे में। अगर आपको VS कोड के बारे में नहीं पता है तो ये एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको VS कोड पता है तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है कोडिंग का, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के आपके प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर देता है, आसान कर देता है। तो हम VS कोड भी डाउनलोड कर रहे होंगे। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ VS कोड लिख के सर्च कर देना है। हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड या code.visualstudio.com की वेबसाइट ओपन होके आ रही होगी। इस वीडियो को क्लिक करेंगे और अपनी मशीन के लिए वेदर इट्स लिनक्स, मैक और विंडोज डाउनलोड कर लेंगे। तो दोनों इंस्टॉलर फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। जब तक हमारा VS कोड डाउनलोड हो रहा है तब तक हम पाइथन की इंस्टॉलर फाइल को रन करके इंस्टॉल होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, हमने पाइथन की इंस्टॉलर फाइल को रन किया तो रन करने पे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है। और आप जब भी इस इंस्टॉलर फाइल को रन करें तो आप मेक श्योर करिए कि आपने पाइथन को पाथ में ऐड किया है और आपने एडमिन प्रिविलेज को अलाउ किया हुआ है। अब इसके बाद हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद हम यस करेंगे और हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में देखिए VS कोड भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो VS कोड को भी हम सेटअप कर रहे होंगे और ब्राउजर की हमें नीड नहीं है तो हम ब्राउजर को अभी हटा देते हैं। ये टेस्ट सूट और यूटिलिटीज को डाउनलोड करके बेसिकली जो इंस्टॉलर फाइल होती है उसमें कई सारे कंप्रेस मॉड्यूल्स होते हैं, वो उसको अनकंप्रेस करता है और फिर इंस्टॉल करता है, जिसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो हम वेट कर लेंगे तब तक। इसके बाद अभी पिप का बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करेगा। जी हाँ, पिप का बूटस्ट्रैप, जिसकी मदद से हमारा पिप की पूरी कमांड प्रॉम्प्ट चलती है। और इसके बाद जो हमने डाउनलोड्स के अंदर VS कोड की इंस्टॉलर फाइल है हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जब आप VS कोड की इंस्टॉलर फाइल को रन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुल के आ रही होगी जिसमें आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट करिए, फिर से नेक्स्ट करिए, फिर से नेक्स्ट करिए और आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ओपन विद कोड इन कॉन्टेक्स्ट मेनू एंड डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने इन दोनों ऑप्शंस पे चेक किया हुआ है, यानी क्लिक किया हुआ है। ये करके आपको नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। जस्ट इन फ्यू क्लिक्स में हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका होगा। VS कोड थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लिटिल बिट। जी हाँ, VS कोड हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे सामने लॉन्च VS कोड का ऑप्शन आ रहा है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए इसको हम बस फिनिश कर देते हैं। तो बात करते हैं, इंस्टॉलेशन तो हो गया, अब कैसे चेक करें कि आपके सिस्टम में पाइथन है कि नहीं। इसके लिए आपको वापस से ओपन करना है पावरशेल या कमांड प्रॉम्प्ट, आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कमांड डालनी है पाइथन --- वर्जन। अगर आपका सिस्टम पाइथन का वर्जन दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉलेड है। साथ ही साथ अगर हमें चेक करना है कि पिप इंस्टॉलेड है या नहीं तो हम पिप लिख के एंटर करेंगे और ये बता देगा कि पिप इंस्टॉलेड है या नहीं। बेसिकली अगर वो एरर दे देगा तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आपको फिर से करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं या वेरिएबल्स इन जनरल क्या होते हैं। तो देखिए, पाइथन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, बेस्ड है इंटरप्रेटर पे। तो इसमें कई सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस में नहीं रहती है। पाइथन में क्या होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आपको उसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आप डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हो ना, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में होता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है पाइथन के केस में।
सपोज करिए आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको किसी नंबर को स्टोर करवाना है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो num इज इक्वल टू 5, या आप ऐसे लिख सकते हो num2 इज इक्वल टू 3.14। तो पाइथन डायनेमिकली इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू है और ये हमारी एक फ्लोट वैल्यू है। साथ ही साथ सपोज करिए कि हमें अगर कोई स्ट्रिंग देना है, हम सीधा सीधा स्ट्रिंग को पाइथन में स्टोर करवा सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। हमें बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसमें कोई एरे वगैरह नहीं बनानी है। जैसे आप सी देखते हो, C++ देखते हो, तो आपको उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए एक एरे बनानी पड़ती है, जबकि पाइथन में वो डायरेक्टली हो जाता है। ऑल्सो आप इसमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर सकते हो। सपोज करिए इसी स्ट्रिंग को मैंने लिखा होता str1 इज इक्वल टू हेलो, और ऑब्वियसली ये डबल कोट्स में रहेगा, और इसी को मैंने लिखा होता str2 इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो हम चाहते तो str1 प्लस str2 कर सकते थे। इसको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहा जाता है। तो पाइथन में जो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे डायनेमिक होते हैं। उनका डेटा टाइप, डिक्लेरेशन, ये सारी की सारी चीजें हमारी कैसी हो रही होती हैं, डायनेमिक हो रही होती हैं। और पाइथन बाय डिफॉल्ट आपको एक आइडियली प्रोवाइड करता है। जब आप पाइथन का इंस्टॉलर रन करते हैं अपने कंप्यूटर में, विंडोज में, तो उसके साथ एक आइडियली इंस्टॉल होता है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। लेकिन हम यहाँ पे आइडियली का यूज ना करके हम अपना कोड एडिटर यूज करेंगे। हम कौन सा कोड एडिटर यूज करेंगे? हम यूज कर रहे होंगे VS कोड को। अब देखिए VS कोड ही क्यों, क्या हम सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, क्या हम पाइचार्म यूज कर सकते हैं? तो देखिए ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमें पाइचार्म यूज करना चाहिए या VS कोड यूज करना चाहिए। तो मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बता दूं। VS कोड हमारे कोड एडिटर है, ये सिर्फ और सिर्फ कोड को एडिट करने की चीजों को रखता है, जबकि पाइचार्म हमारा पूरा का पूरा एक IDE है। तो हम इस टॉपिक में डीप में ना जाते हुए वेरिएबल्स पे वापस आते हैं और हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके VS कोड में देखते हैं। अब हम ये करने के लिए फाइल मैनेजर अपना ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे पाइथन। अब हम इस फोल्डर के अंदर चलेंगे, राइट क्लिक करते हैं, देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विथ कोड का। जब मैं ओपन विथ कोड कर दूंगा तो मेरा यही सेम फोल्डर हमारे VS कोड में ओपन हो रहा होगा। यही सेम फोल्डर देखिए हमारे VS कोड में ओपन हो चुका है। लेकिन सपोज करिए आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है राइट क्लिक करने पे ओपन विथ कोड का, तो इसके लिए आपको इंस्टॉलर फाइल को फिर से रन कर लेना है VS कोड की, और आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू वाले ऑप्शन को चेक कर लेना है। ऑल्सो अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे सीधा सीधा आइए और यहाँ पे लिखे CMD। आप CMD लिखेंगे, आपकी इसी डायरेक्टरी के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोड स्पेस डॉट लिख देना है। इससे भी हमारा VS कोड उसी फोल्डर में ओपन हो रहा होगा। तो किसी भी पाइथन फाइल को बनाने के लिए जो हमारे लिए नेसेसरी होता है वो होता है एक .py फाइल। सपोज करिए हमारी कोई मेन फाइल है या फर्स्ट फाइल है, तो इसका हम नाम रखेंगे first.py। अब first.py जब हम लिख देंगे तो हमारा पहली पाइथन की फाइल जो होगी वो बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन VS कोड में पाइथन को ठीक से यूज करने के लिए हमको पाइथन की एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। मैं ये कुछ पुरानी एक्सटेंशंस को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए हमारे सामने पाइथन की एक्सटेंशन है। अब आप कहेंगे सर हमें पाइथन की एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप जाके एक्सटेंशंस में आपको टाइप कर देना है पाइथन। जब आप यहाँ पे आप पाइथन टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले जो कि बाय माइक्रोसॉफ्ट है पाइथन की एक्सटेंशन मिल रही होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए हमने बात करी वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ num इज इक्वल टू 5, तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा सही हो गया, इसने इस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें कोई एरर नहीं मिला। अगर यहीं पे मैं लिखूं num2
2 इज इक्वल टू 3.14। तो देखिए हमको इसमें भी कोई एरर नहीं मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने की, तो पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए एक कीवर्ड होता है जो कि बिल्ट इन होता है, वो होता है प्रिंट। प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट की मदद से हम किसी स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं या किसी एक्सप्रेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं नम की वैल्यू को प्रिंट करूं तो मुझे प्रिंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखना है नम। और देखिए वीएस कोड में हमारे यहाँ पे रन की बटन आ रही होगी। देखिए इस पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है रन एंड डीबग और एक होता है रन पाइथन फाइल। तो आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रन पाइथन फाइल करना है। एक और चीज जो कि आप लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, किसी भी फाइल को रन करने से पहले आप मेक श्योर करिए कि आप उस फाइल को कंट्रोल एस से दबा के सेव कर रहे हो। साथ ही साथ वीएस कोड का एक और फीचर होता है कि आप फाइल पे जाएं और यहाँ पे आप ऑटो सेव को ऑन कर दें। तो आप जैसे ही फाइल के अंदर कुछ लिखेंगे वो साथ ही साथ में ऑटोमेटिक आपकी कंप्यूटर में सेव कर रहा होगा, आपको बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने इस फाइल को रन किया, हमको 5 मिल रहा है। अगर यहीं पे num2 की जगह मैं लिख देता 7 और प्रिंट में मैं जाकर लिख रहा होता num1 प्लस num2, तो हमें वो दोनों ऐड होके मिल जाते। क्या होता कि हमारे ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज हमें ऐड होके मिल रही होती। देखिए इसी को ऑपरेटर कहा जाता है, जो कि हम आगे देख रहे होंगे। अब वापस से आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। अगर हम आगे बढ़ें इसी में तो एक कॉन्सेप्ट आता है पाइथन में डेटा टाइप्स का। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा टाइप्स का। तो पाइथन में कई सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स। हमारे न्यूमेरिकल्स जिसमें आता है हमारे इंटीजर्स, फ्लोट्स और कॉम्प्लेक्स। फिर आता है हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए। सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स, अब जो हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है इसमें स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होता है और टपल होता है। फिर होता है हमारा मैपिंग टाइप का। अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा मैपिंग टाइप का डेटा टाइप। अब मैपिंग टाइप का जो डेटा टाइप होता है इसमें होती है हमारी डिक्शनरी, और फिर हमारे होते हैं सेट और सुपर सेट्स। वैसे आजकल तो सुपर सेट्स का यूज किया नहीं जाता, पर हाँ ये भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है। फिर हमारा नन एक डेटा टाइप होता है, और सबसे लास्ट में हमारा बूलियन एक डेटा टाइप होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स होता है। देखिए नन का मतलब जीरो नहीं होता। नन का मतलब ये होता है कि सपोज करिए एक वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ नहीं स्टोर्ड है। मतलब अगर आपने जीरो स्टोर कर दिया तब तो वो एक वैल्यू हो गई ना। अगर उसके अंदर हमने कुछ नहीं स्टोर किया है तब ऐसे टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाता है, या ऐसे टाइप की वैल्यू को नन कहा जाता है। इसके लिए एक कीवर्ड होता है माई। सपोज करिए हमने एक वेरिएबल बनाया माई बार, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नन। इस टाइप का जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर जो डेटा टाइप होता है वो नन होता है। साथ ही साथ पाइथन में कीवर्ड होता है, क्लास होती है जिसका नाम होता है टाइप। इस टाइप की मदद से, इस टाइप क्लास की मदद से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप है क्या। और अगर वेरिएबल की हम वन लाइनर डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल्स आर द मेमोरी एलोकेशंस दैट आर असाइन्ड टू स्टोर अ डेटा और अ वैल्यू एट वन टाइम। मतलब आप प्रोग्राम को जितनी बार रन करोगे आपका वेरिएबल उतनी बार डेटा को स्टोर करेगा। और अगर आपने उसके वैल्यू को डायरेक्टली असाइन कर दिया है, जैसे n इज इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, तो मैं जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करूंगा n इज इक्वल टू 5 उतनी बार होगा। लेकिन अगर मैंने n इज इक्वल टू यूजर इनपुट कर दिया है तो यूजर इनपुट जो भी होगा n की वैल्यू हर बार वही होती चली जाएगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी एलोकेशंस के कुछ नाम होते हैं
जो कि हमारे डेटा को या वैल्यू को स्टोर करने के काम में आते हैं, वो भी एक बार रन टाइम के दौरान, उसके बाद नहीं। इसीलिए हम डेटाबेस का भी यूज करते हैं आगे, अगर आपको मैं इसी में थोड़ा सा बताऊं तो। खैर, वेरिएबल्स में इतना ही। तो इतना कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होता है। अब हर डेटा टाइप को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कोड देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो अभी दो डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं, ये दो के दोनों इंटीजर्स हैं। और अगर पाइथन में बात करी जाए कमेंट लगाने की, तो हम VS कोड में कंट्रोल स्लैश दबा के या हैश लिख के कमेंट लगा सकते हैं। बेसिकली कमेंट्स वे लाइन होती हैं जिसको इग्नोर कर देता है आपका इंटरप्रेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ कमेंट लाइन, और इस लाइन को हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो रन टाइम के दौरान क्लियरली इग्नोर कर रहा होगा। देखिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, इवन तो हमारे पास प्रिंट करने के लिए कुछ है भी नहीं, तो प्रिंट होगा भी नहीं, और ये एक एरर भी नहीं है। कमेंट बेसिकली जो होता है वो प्रोग्रामर्स अपने लिए लगाते हैं। ये तो रही कमेंट की बात। अब जरा एक एक बार सारे के सारे डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। हमने न्यूमेरिकल को देख लिया है, str वाला करके देख लेते हैं। हमने लिखा str1 इज इक्वल टू हेलो, और हमने लिखा str2 इज वर्ड। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे str3 इज इक्वल टू str1 प्लस str2, और अगर हम इसको प्रिंट करें str3, रन करवा लेते हैं इसको। देखिए हमें प्रिंट होके हेलो वर्ल्ड मिल रहा होगा। ऑब्वियसली हमने स्पेस तो दिया नहीं है, तो स्पेस तो हमें देना पड़ेगा। तो स्पेस दे देंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो हेलो और वर्ल्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा, और हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा होगा। ये तो रही स्ट्रिंग की बात। तो पाइथन में लिस्ट क्या होती है? देखिए लिस्ट को बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट्स का, कुछ इस तरह। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम जैसे एरे बनाते हैं, वैसे ही हमारी लिस्ट होती है। बस बात क्या है कि लिस्ट हमारी जो होती है वो म्यूटेबल होती है। ये क्या होती है? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का अर्थ है कि डायनेमिक होती है। आप इसमें चेंज कर सकते हो, किसी भी एक नए आइटम को बहुत इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हो। किसी भी लिस्ट को बनाने का जो सही तरीका वो होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप यहाँ पे लिखते हो my_lst, जिस भी वेरिएबल में आपको लिस्ट बनाना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट के आइटम्स को आप डिफाइन करते चले जाते हो। एक और बात, आप एक लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। इवेंचुअली आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर मैंने 3.14 लिखा जो कि एक फ्लोट है, फिर मैंने 5.12j लिख दिया जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया ट्रू जो कि एक बूलियन है। यहीं पे अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए नन, तो एक ये नन टाइप का डेटा टाइप है। हम एक लिस्ट के अंदर ये सब कुछ स्टोर करवा सकते हैं, और अगर चाहें तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। 4 5 6 कुछ इस तरीके से, ठीक है। आइए इसको कोड में देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे my_lst इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे करके हम इसको n नंबर्स तक लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें चीज़ों को ऐड करने की, तो ऐड करने के लिए हमें बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं, जैसे my_lst.append लिख देंगे, और अगर हम इसमें लिख देंगे 9 तो एक नया आइटम इसमें अपेंड हो जाएगा। और अगर हम सबसे लास्ट में प्रिंट करेंगे प्रिंट my_lst, तो देखिए हमने 9 नहीं लिखा, लेकिन हमने 9 को अपेंड बाद में करवा दिया, तो हमको 1 2 3 और ये पूरा 9 तक मिल रहा होगा। एक और अच्छी बात क्या है कि अगर मैं यहीं पे लिख दूं टाइप, हमने बात कर रही थी अभी टाइप की, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टाइप, तो हमें क्लास मिल रही होगी इसकी जो कि है lst या लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है। और सपोज करिए अगर मैं यहीं पे एक स्ट्रिंग बना दूं, या यहीं पे एक इंटीजर बना दूं, या एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं cm इज इक्वल टू 5j कुछ ऐसा, या 6j। अब अगर इसके डेटा टाइप को हम चेक करें
जो कि हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, CM लिखा हुआ है हमने इसके लिए। तो देखिए क्लास कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ऐसे करके हम कुछ डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं और पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ कर सकते हैं। सेम इसी तरह डिक्शनरी बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ता है करली ब्रेसेस का। डिक्शनरी बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस का कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। देखिए ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए हम उसके की से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माई डिक्ट डॉट, या हमने यहाँ पे ये लगाया और हमने लिखा नेम, तो देखिए हमको उसका नेम मिल रहा होगा। ये एक मैपिंग टाइप का डेटा टाइप है। अब एक बार हम जरा अपने स्लाइड में वापस आते हैं, डिक्शनरी के लिए बात कर लेते हैं डिक्शनरी की। तो देखिए जो डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू का पेयर होता है। क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। जो हमारा करली ब्रेसेस होता है कुछ ऐसे, तो हम सबसे पहले लिखते हैं की, फिर लगाते हैं कॉलन, फिर उस की के लिए देते हैं एक वैल्यू को, और फिर हम कॉमा लगा देते हैं। फिर हम लिखते हैं अपनी दूसरी की, फिर लगाते हैं कॉलन, फिर लिखते हैं हम अपनी दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर की, फिर कॉलन, वैल्यू। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें अपनी डिक्शनरी में आइटम्स को ऐड करना होता है। तो कुछ ये प्रोसेस होता है किसी एक डिक्शनरी को डिफाइन करने का। इसकी मदद से हम डिक्शनरी को बहुत इजीली ही डिफाइन कर सकते हैं। देखिए सेम काम हमने यहाँ पे किया है, नेम ओजेडी एज 25, और अगर हमको इसमें से करस्पॉन्डिंग किसी भी चीज को प्रिंट करवाना है तो नेम की जगह हम क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे। अब देखिए जैसे लिस्ट के फंक्शंस थे वैसे ही डिक्शनरी के भी ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर सपोज करें मैं लिख दूं mydict डॉट कीज, अगर मैं लिख देता हूं mydict डॉट कीज, तो इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि हमारे डिक्शनरी में कितनी कीज है। हमारे डिक्शनरी में 2 कीज हैं, पहली की का नाम है नेम और दूसरी की का नाम है एज। इसी तरह एक और होता है वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज को लिख देंगे तो कितनी वैल्यूज हैं वो भी हमें पता चल जाएगी। अब ये दोनों जो होते हैं ये एक लिस्ट को रिटर्न करते हैं, तो हम इसमें टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। खैर वो टॉपिक हमारे एडवांस पाइथन का है। अगर आप एडवांस पाइथन या ऐसी किसी भी और वीडियो पे पर्टिकुलर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात हमें जरूर लिखकर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा डेटा टाइप्स इतना हो चुका हो तो डेटा टाइप्स के बाद हम जिस नए टॉपिक पे बात करते हैं वो होता है हमारा ऑपरेटर्स। क्या होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर्स हमारी वे कमांड या सिग्नल्स होती हैं जिन पे हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा होता है। एक जो ऑपरेटर होता है उसका नाम ही है ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा हो, उस पे हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर बेसिकली चल रहा होता है। तो इसमें कई टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, फिर आपका कंपैरिजन हो गया, और साथ ही साथ एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है असाइनमेंट। होते तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इन चारों को जनरली रखा जाता है, असाइनमेंट। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं पाइथन में वो सारे के सारे मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं एंड, और नॉट, इनकी अपनी ट्रुथ टेबल होती है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो 2 वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। वेरिएबल में जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज को वो असाइन करता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए अगर बात करी जाए असाइनमेंट ऑपरेटर की तो किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाना बहुत इजी होता है। जैसे हमने लिखा माई वार,
अभी हमने लिखा था माई वार इज इक्वल टू 5। ये जो इक्वल टू है यही एक हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है, जो हमारी वैल्यू है, ये 5 हमारी क्या है, जो हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कलर चेंज करके देखते हैं, ये जो हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, वैल्यू है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। इसका मतलब क्या है, मेमोरी में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम क्या है, माई वार है। लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वल टू लगा हुआ है ये क्या है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, असाइनमेंट। देखिए इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक सिंबल यूज होता है, इक्वल टू, या फिर डिवाइडेड बाय इक्वल टू। लेकिन ये जो डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय है, ये दोनों के दोनों हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ये हमारे दोनों के दोनों अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो पाइथन में जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होता ही है, इसमें फ्लोर डिवीजन भी होता है, एक्सपोनेंट भी होता है। एक्सपोनेंट के लिए आपको डबल एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है, और एक्सपोनेंट के साथ साथ इसमें एक और चीज होती है जिसको मॉड्यूलस कहा जाता है, जो कि हमारा परसेंट का सिंबल होता है। तो मॉड्यूलस और ये तीनों कैसे काम करते हैं, देखिए उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। जरा फ्लोर डिवीजन और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंट का काम क्या होता है कि सपोज करिए आपने लिखा a एक्सपोनेंट b, तो इसमें ये मतलब है a टू द पावर b। अब सपोज करिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2, तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, जिसका आंसर 4 आ रहा होगा। अब अगर सपोज करिए यहाँ पे a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और अगर यहाँ पे हो जाएगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। इस ऑपरेटर को कहते हैं एक्सपो। फिर इसके बाद डबल डिवाइडेड बाय, ये जो डबल डिवाइडेड बाय है इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन हमारा जो होता है वो हमेशा डिवीजन के बाद एक इंट को रिटर्न करता है। आफ्टर डिवीजन ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू को। कैसी वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को। इंटीजर वैल्यू का मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपने लिखा 11, आप इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 5, 10, रिमाइंडर आएगा 1, फिर आप यहाँ पे लगाओगे दशमलव, यहाँ पे बढ़ाओगे 0, ये होगा। जब आप इसको फ्लोर डिवीजन करोगे तो ये आंसर में सिर्फ आपको 5 देगा। क्यों, फ्लोर डिवीजन आपको हमेशा इंटीजर देता है, वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं दिखाता। वो कभी भी आपको ये जो पॉइंट के बाद आपने लिखा हुआ है ये इतने पार्ट को नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ इतना ही दिखाएगा। तो अगर हम लिखते हैं, सपोज करिए कि एक है x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 2, और अगर हम लिखते हैं कि x, सॉरी यहाँ पे x आएगा, y, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा होगा, इसका आंसर हमें मिल रहा होगा 5, 5.5 नहीं। लेकिन अगर हम ये लिखते x y तब इसका आंसर हमें 5.5 मिल रहा होता। इसी में अगर हम बात कर ले मॉड्यूलस की, तो अगर हम ये लिख देते x मॉड्यूलस y तो इसका आंसर हमें मिल रहा होता 1। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो जो मॉड्यूलस होता है वो रिमाइंडर को प्रिंट करता है। लेकिन रिमाइंडर को कैसे प्रिंट करेगा, रिमाइंडर को प्रिंट करेगा तब तक जब तक आपने पॉइंट नहीं लगाया। भाई जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर खत्म हो जाता है। हमको रिमाइंडर अगर लाना है तो हमको पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट बोले तो दशमलव नहीं लगाना है, इसीलिए ये आपका रिमाइंडर लेके आएगा। 5 टाइम्स इसमें जाएगा, 5 टाइम्स इधर, और 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। आइए इसको कोड पे करके हम देख लेते हैं फटाक से। चलते हैं VS कोड में और एक नई फाइल को बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 2। देखिए प्रिंट कर लेते हैं तीनों को। प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, फिर
प्रिंट ए फ्लोर डिवाइडेड बाय बी। और सबसे लास्ट में हम जो कर रहे होंगे वो होगा प्रिंट ए मॉडुलस बी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करवा लेते हैं फटाक से। इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो देखिए पहले का आंसर है 5.5, दूसरे का 5 और तीसरे का 1। तो कुछ इस तरह से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास जो एक नए टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं वो होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर से पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही एक थोड़ा सा हिस्सा जाके मिलता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में पाइथन में जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आपने C++ या सी या जावा अगर आपने पढ़ी है तो उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था अरिथमेटिक ऑपरेटर में। पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। बेसिकली अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, सपोज करें x इज इक्वल टू 1 है, अब x में आपको एक इंक्रीमेंट करना है तो आप इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हो कि x प्लस इक्वल टू 1। अब बहुत सारे लोगों को देखने में लगता है कि सर ये क्या है, लेकिन इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आप ये कह रहे हो कि एक काम करो, x में x की वैल्यू में एक को जोड़ो और फिर से ले आके असाइन कर दो उसको, किस में, x में असाइन कर दो। बेसिकली ये, यानी यहाँ पे हम जो कुछ लिखेंगे वो x में जाके जुड़ेगा और फिर वो आके x में स्टोर हो जाएगा। अगर हम लिखते x प्लस इक्वल टू 5 तो 5 जो होता है वो जाके जुड़ जाता है x में और फिर से क्या होता, वो x की नई वैल्यू बन जाता, यानी x इज इक्वल टू लास्ट में आता 6। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर उसी में x स्टोर करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय 2। आइए इसको कोड पे करके देख लेते हैं, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यहीं पे कर लेते हैं। इन तीनों प्रिंट स्टेटमेंट को हम लगा देंगे कमेंट में ताकि इंटरप्रेटर हमारा कर दे इनको इग्नोर। और सबसे लास्ट में आते हैं, देखिए हमने लिखा b मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 और इसको हम कर लेते हैं सबसे एंड में प्रिंट। तो b की वैल्यू पहले से 2 थी, अब b में जब हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर हमारा 4 आना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे हमने लिख दिया 10 तो आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 है तो आंसर इसीलिए हमारा क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई। सेम इसी तरह इसको हम फ्लोर डिवाइड भी करवा सकते हैं। सपोज करिए कि जो है ये 20 होता और यहाँ पे 10 ना होके यहाँ पे 2 होता, तो अगर इसको हम फ्लोर डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। यानी हम जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको हम इस मैनर में यूज कर सकते हैं असाइनमेंट करने के लिए। बहुत इजीली, बहुत इजी प्रोसेस होता है पाइथन का ये। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। चलते हैं एक नई स्लाइड में, बात करेंगे कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये करता क्या है, कंपेयर्स बिटवीन टू वैल्यूज। ये क्या करता है, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करता है। सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और अगर हमने लिख दिया a इज ग्रेटर देन b तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रू। अब कहोगे सर ट्रू क्यों, देखिए जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक बूलियन रिटर्न करता है। रिटर्न रिटर्न्स ऑलवेज अ बूलियन। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक बूलियन को रिटर्न करता है। यानी जब ये कंडीशन जो भी आपने यहाँ पे लिखी है जब ये हो जाएगी सही तो ये बूलियन में रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर सपोज करें इसी की जगह पे हमने लिख दिया होता कुछ ऐसा तो ये रिटर्न करता ट्रू के बजाय फॉल्स। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई
तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें कितने ऑपरेटर्स होते हैं? पहला तो एक होता है ग्रेटर देन, फिर एक स्मॉलर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर स्मॉलर देन इक्वल टू। लेकिन ये यहाँ ना लिख के ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। फिर वो एक होता है नॉट इक्वल टू, कि सपोज करिए हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं। और अगर नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू भी होगा ऑब्वियसली, ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो ए है वो बी के बराबर है। मैं कह रहा हूं नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 5। मैंने क्या कहा, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ए बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब यहां पे क्या लिखा है, जरा इस स्टेटमेंट को देखते हैं, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि a इज नॉट इक्वल टू b, और यही चीज ये भी कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या होगा? इस पूरे का आंसर हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर के हमारे बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होते हैं हमारे एफ एल्स। वो क्या होते हैं? एफ एल्स। क्योंकि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करा के एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने कोड को। सपोज करिए कि हाँ एक यूजर है जिसकी एज है 18 ईयर्स। अब हमने कहा कि काम करो, अगर यूजर 18 ईयर का है, 18 ईयर के एबव है, तो उसके लिए डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस को अलाउ कर दो, अन्यथा क्या करो, मना कर दो। लेकिन यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि यूजर अपना डेटा कैसे इनपुट करेगा। तो देखिए वो मेरे दिमाग में है, उसके लिए भी यूज करते हैं इनपुट का। जैसे पाइथन में प्रिंट होता है प्रिंट करने के लिए, उसी लिए पाइथन में इनपुट होता है डेटा को इनपुट करने के लिए। आप अपने कंसोल की मदद से, यानी आप अपने टर्मिनल की मदद से अपने डेटा को कहाँ इनपुट कर सकते हो? पाइथन के किसी भी वेरिएबल में डाल के आप स्टोर कर सकते हो। ये प्रोसेस कैसे होता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, आइए देखते हैं इसको VS कोड में। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक फाइल बना लेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट py, और इसके नेम के बीच में स्पेस नहीं रखेंगे। एंटर किया हमने। अब कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए, सपोज करिए हमने लिखा एज इक्वल टू, अब हमको यूजर से करवाना है इनपुट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, एंटर एज योर एज लिखा। अब इससे होगा क्या, एक बार जरा इसको हम रन करवा के देखते हैं। देखिए हमारे सामने एक मैसेज प्रिंट होके आया, एंटर योर एज। अब ये मैसेज तब तक रुका रहेगा जब तक मैं अपनी एज नहीं डाल देता। तो मैंने एक रैंडमली कोई सा भी नंबर चूज कर दिया और देखिए प्रोग्राम यहीं पे एंड हो गया। और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एज, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एज और मैंने इसको रन किया, तो देखिए मैंने जो नंबर यहाँ पे डाला था वही नंबर हमें प्रिंट होके भी मिल रहा है। यही तो हमें करना था कि हमको यूजर से डेटा अपने पाइथन के अंदर ले आना था। अब हम लगाते हैं इफ वाले ब्लॉक को, हम यहाँ पे देंगे अपनी कंडीशन। तो हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमारी जो एज है या तो वो 18 से बड़ी है या तो वो 18 के बराबर है। या तो वो 18 के बराबर है या तो 18 से बड़ी है, तब हम उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस को अलाउ कर देंगे। अलाउड फॉर ड्राइविंग, एल्स
यहाँ पे लिख देंगे अगली स्टेटमेंट जो कि हमारी प्रिंट की होगी। नॉट अलाउड फॉर ड्राइविंग। रन करवाते हैं इसको। देखिए हमने इसको रन करवाया, हमने लिखा है यहाँ पे 54 जो कि बड़ा है, और देखिए इसने हमें एक एरर दिया। एरर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि पाइथन में जो हमारा इनपुट होता है, पाइथन में जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है, पाइथन में जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट उसमें हर चीज स्ट्रिंग में होती है। अगर हमने कुछ भी उसमें इनपुट किया, कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होगी। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम पाइथन की लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट दो तरीके होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो बेसिकली हम जो भी स्ट्रिंग को ले रहे हैं हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने डिजायरेबल डेटा टाइप में। तो अगर हम कोड को देखें तो कोड तो हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, यानी एज की वैल्यू क्या है? वो एक स्ट्रिंग है। तो टाइप कास्ट करने के लिए यही हम इनपुट के पहले यहाँ पे लिख देंगे इंट। इंट लिख के इसको क्लोज कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसको जब रन करेंगे तब हमें ये एरर नहीं मिलेगा और हमें प्रिंट होके मिल रहा होगा अलाउड फॉर ड्राइविंग। तो कुछ इस तरह से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम बीच में एक और इफ की कंडीशन डालना चाहें, सपोज करिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है ग्रेड कैलकुलेशन का, तो उसके लिए हम एलिफ का यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पे हटा के कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलिफ एज इज डबल इक्वल टू, एज अगर 18 साल तब क्या करना है? प्रिंट यू आर हम ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे होंगे। रन करवा के देखते हैं। देखिए अगर एज को हम यहाँ पे 18 लिख दें, जैसे ही हमने एज को यहाँ पे 18 लिखा तो हमारी वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। सही कर देते इसको, यू आर नाउ 18 एंड नाउ अलाउड फॉर ड्राइविंग। अगर हम वही 18 से ज्यादा 19 कर देते हैं तो देखिए अलाउड फॉर ड्राइविंग से प्रिंट होके आ रहा है। तो हमारा ये होता है इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। इन तीनों की मदद से हम ये कर सकते हैं कि क्या एक कंडीशन पे हम बार बार चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के हिसाब से हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे इसका यूज फंक्शंस के साथ जाके मर्ज हो जाता है। और पाइथन में जो अगला और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है हमारा लूप का। जो अगला और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो होता है हमारा पाइथन में लूपिंग का। तो देखिए लूपिंग क्या है? लूपिंग को ही आइट्रेशन कहा जाता है। इसी को हम आइट्रेशन कहते हैं। तो पाइथन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें दो लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल, एक होता है फॉर। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो जो हमारा व्हाइल लूप है ये पूरा का पूरा नंबर्स पे काम करता है। ये पूरा का पूरा नंबर्स पे काम करेगा, जबकि जो हमारा फॉर लूप होगा ये पूरा का पूरा सीक्वेंशियल डेटा टाइप पे काम करता है। ये बेसिकली सीक्वेंशियल या किसी भी सीक्वेंस पे काम करता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये नंबर्स पे काम करता है तो हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट।
अगर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिजायरेबल जगह पे नहीं किया है तो ये पूरा का पूरा लूप बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप। इस बात का हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम व्हाइल लूप को यूज कर रहे हों, व्हाइल लूप को यूज करने के ड्यूरेशन में हमने उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया हो, अदरवाइज वो एक इनफाइनाइट लूप में जाके फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर के सीक्वेंशियल लूप की। तो फॉर का जो सीक्वेंशियल लूप होता है उसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस होती है, सपोज करिए कोई एक लिस्ट है, सपोज करिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, अब अगर हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन माई एलएसटी, तो ये लूप एक बार लिख देता हूं पूरा फिर समझाता हूं। देखिए हुआ क्या इसमें, ये जो आई है ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये जो आई लिखा हुआ है ये आई, इस आई को कहा जाता है टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल। और ये सिर्फ पाइथन के केस में होता है। ये टेम्परेरी वेरिएबल, ये हमारा सीक्वेंस, ये क्या है हमारा सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जिसपे हमारा फॉर लूप आइटरेट कर रहा है बार बार। तो होगा क्या कि ये इस सीक्वेंस में से पहले आइटम को लेकर आएगा और उस पहले आइटम को ले आके स्टोर करवा देगा आई में, फिर क्या कहेगा आई को प्रिंट कर दो, दोबारा ये जाएगा इस सीक्वेंस के अंदर, और दोबारा जब ये इस सीक्वेंस के अंदर जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, एक दूसरे आइटम को उठा के लेकर आएगा और स्टोर करवा देगा किसके अंदर, आई के अंदर। सेम इसी तरह ये फिर से जाएगा, अगेन ये यही करेगा, और सबसे लास्ट में ये 5 को भी ले आके स्टोर करवा के प्रिंट कर रहा होगा। आइए इसका कोड देख लेते हैं एक बार, कैसे कोड होता है। एक नई फाइल बनाएंगे, loops.py, हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5। अब हम इसमें कंडीशन देंगे, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, नंबर को ही प्रिंट कर दो। लेकिन अगर मैंने इस कोड को रन कर दिया तो ये कोड एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, देखिए जो कि फंस चुका है, हमको इसको बंद करना पड़ेगा। इस केस में हमको नंबर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, नंबर में हर बार एक घटाते जाओ। अब देखिए ये कोड हमारा 5 4 3 2 1, सपोज करिए हमको टेबल बनानी है, तो क्या हम व्हाइल लूप की मदद से टेबल बना सकते हैं? हाँ, बहुत इजीली हम टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने में हमें एक नंबर चाहिए होता है जो कि जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो सपोज करिए कि एक नंबर है 9, उसकी हमें टेबल बनानी है। अब टेबल कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो टेबल जाती है 10 तक, और कहाँ से जाती है, तो वो 1 से जाती है। एक वेरिएबल बना लेते हैं आई, और आई में स्टोर करवा देते हैं 1। आई एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर करवा दिया 1, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे num मल्टीप्लाइड बाय आई। रन करवा के देखते हैं, देखिए इनफाइनाइट लूप हो गया। रोकते हैं इसको, देखते हैं क्या गड़बड़ है। ऑब्वियसली हमने लॉजिक को गलत लिखा हुआ है, हमने कहा है कि आई छोटा है 10 से, तो या तो आई छोटा है 10 से और या तो 10 के बराबर है, तब तक ही ये लूप हमारा चलना चाहिए, अन्यथा नहीं चलना चाहिए। और देखिए गड़बड़ क्या हुई है कि हमको आई को इंक्रीमेंट करना है। कभी भी आप प्रोग्रामर अगर बन रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे। जब आप लंबे ड्यूरेशन में कोड करते हैं, चाहे वो बेसिक कोड ही क्यों ना हो, अगर आप लंबे ड्यूरेशन में कोड करेंगे तो आपको ऐसी एरर्स का सामना करना पड़ेगा। बात ये नहीं होती कि आपको एरर्स मिल रही है, बात ये होती है कि आप अपने एरर्स को ढूंढ के सुधार पा रहे हो, वो ज्यादा एक बड़ी बात होती है। रन करते हैं इसको, देखिए हमारे पास 9 का टेबल एकदम सही से प्रिंट होके आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम व्हाइल लूप की मदद से एक टेबल बनाने का प्रोग्राम, और देखिए ये कितने लाइन का कोड है, टोटल 5 लाइन है इसमें। हम चाहें तो यहीं पे यूजर का इनपुट ले लें, इंट
इनपुट एंटर अ नंबर फॉर प्रिंटिंग टेबल। इजी। रन करेंगे इसको, यहाँ पे लिखा 5, एंटर किया, देखिए 5 का टेबल हमारे सामने प्रिंट होके आ गया। इतना इजी होता है टेबल बनाने के प्रोग्राम को बनाना। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आपके समझने का हेरफेर है थोड़ा सा। सो इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, बस बात ये होती है कि वो सीक्वेंस पे पूरा का पूरा चल रहा होता है। अब जैसे मैंने लिखा माई LST इज इक्वल टू 1, 2, सॉरी ए आ गया, 1, 2, 3, 8 तक ले जाते हैं इसको। अब अगर मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज नहीं, सीधा माई LST लिखते हैं, प्रिंट आई। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें 1 2 3 4 डायरेक्टरी प्रिंट होता हुआ मिल रहा होगा। अगर हम यही सीक्वेंस चेंज कर दें, माई LST को माई STR कर दें, इसको अगर हम माई STR कर दें, हेलो आई एम अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम माई STR कर दें, अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा, देखिए हेलो आई एम अ स्ट्रिंग, ये पूरा का पूरा हमें प्रिंट होके मिल रहा होगा। तो ये था हमारा लूप का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें किसी के साथ, अगर आपको लगता है उसका भला होगा, अगर आपका भला हुआ हो तो भी बताएं। फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।